हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बात करेंगे कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय क्या है और उसके कौन कौन से कंसेप्ट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय आय की स्टडी हम लोग क्यों करते हैं, ये जानने के लिए देखिए, जब हमें दो देशों की आर्थिक प्रगति की यदि तुलना करनी हो या एक पर्टिकुलर कंट्री की आर्थिक प्रगति जाननी हो या यूँ कहें कि रिसेशन या तेज़ी, व्यापार चक्रों, बिजनेस साइकिल आदि की हमें स्टडी करनी है, तो ये राष्ट्रीय आय की जो स्टडी है वो बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो उसी रेफरेंस में हम लोग राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय आय एक्चुअली है क्या, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो सकता है। तो देखिए, बड़े सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय एक देश में अर्थात माना कि इंडिया में, एक देश में अर्थात इंडिया में किसी एक वर्ष के अंतर्गत अर्थात 2020 के अंतर्गत, एक देश के अंतर्गत अर्थात इंडिया में एक वर्ष के अंतर्गत अर्थात 2020 के अंतर्गत सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। केवल इसमें हम फाइनल गुड्स ले रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, केवल अंतिम वस्तुओं सेवाओं का ये मौद्रिक मूल्य है। यानी कि इसको अपन मुद्रा के अंदर माप रहे हैं। जिन वस्तुओं सेवाओं को मुद्रा में माप सकते हैं और उस मुद्रा के अंतर्गत उसको क्या वैल्यू होगी, उसको हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो दोबारा देखिए, किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है राष्ट्रीय आय। अब अंतिम वस्तुओं को शामिल क्यों करते हैं? बिकॉज देयर आर 3 काइंड्स ऑफ गुड्स। वन इज प्राइमरी गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो इसके अंतर्गत केवल हम अंतिम वस्तुओं सेवाओं की बात करेंगे। और ऐसा हम क्यों करते हैं? डबल काउंटिंग से बचने के ऐसा हम लोग करते हैं कि डबल काउंटिंग से बचा जा सके। तो परिभाषा में केवल अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य शामिल किया जाएगा। तो ये एक राष्ट्रीय आय की परिभाषा हो सकती है, कॉमन परिभाषा हो सकती है। और या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है और उसके द्वारा पूरे फाइनेंशियल ईयर में, एक पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य का योग कितना है, वो राष्ट्रीय आय हो सकती है। का शुद्ध मूल्य कितना है, वस्तुओं सेवाओं का शुद्ध मूल्य कितना है, उसका योग राष्ट्रीय आय होता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल की जाती है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कितनी अर्जित हो रही है, इसको हम लोग बोलेंगे NFIA। फुल फॉर्म क्या है? नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA का मतलब क्या होगा? नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो ये क्या होती है NFIA? यानी कि हमारे देश के लोग, हमारे देश की पूंजी जो बाहर विदेशों में काम कर रही है, उसकी वैल्यू क्या है एक फाइनेंशियल ईयर में, और जो दूसरे देश की पूंजी हमारे यहाँ लगी हुई है, दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वो क्या कमा पा रहे हैं, उसी क्या वैल्यू है, दोनों को माइनस कर दीजिए, है ना, देन वी विल गेट NFIA। तो ये भी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल होती है। तो इस प्रकार से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी हम लोग इसमें शामिल करेंगे। एक डेफिनेशन
मार्शल के अनुसार, मार्शल क्या कहते हैं, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर मार्शल, मार्शल, प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है? प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि किसी देश की श्रम और पूंजी, यानी कि लेबर और कैपिटल, दोनों मिलकर के और उस देश के प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलकर के, जो एक पार्टिकुलर कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके साथ मिलकर के एक पर्टिकुलर वर्ष के अंतर्गत भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का जो उत्पादन करते हैं और जिनमें सेवाएं भी शामिल होती हैं, और इनके मार्केट वैल्यू को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। दोबारा देखिए, किसी देश की श्रम और पूंजी उस देश के प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलकर के प्रति वर्ष कुछ भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनमें सर्विसेज भी शामिल हैं, और इनके बाजार मूल्य के योग को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। और उसमें भी फिर एनएफआईए शामिल होगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी इसमें शामिल होगी। एनएफआईए, एनएफआईए, एनएफआईए यहां भी शामिल होगा। तो इस प्रकार से मार्शल ने कहा है कि लेबर और कैपिटल दोनों मिलकर के और प्राकृतिक साधनों के साथ मिलकर के जब काम करते हैं और कुछ प्रतिवर्ष वो भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और उनका योग जो है, और उनमें सेवाएं भी शामिल होती हैं, उनका योग क्या है? राष्ट्रीय आय के समान है। उसी प्रकार से एक इकोनॉमिस्ट हैं एसी पिगू, एसी पिगू, एसी पिगू, एसी पिगू, एसी पिगू के अनुसार राष्ट्रीय आय किसी समुदाय की आय का वह हिस्सा होता है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है और जिसको मुद्रा के रूप में लाया जा सकता है। यह बिल्कुल सिंपल परिभाषा है एसी पिगू की। तो इस प्रकार से यह परिभाषा है। कुल मिलाकर के इस परिभाषाओं का जो कंक्लूजन है वो एक ही है कि किसी देश में, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, किसी देश में किसी वर्ष विशेष के अंतर्गत सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वो राष्ट्रीय आय है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय के अर्थ को हमने जाना। अब हम ये राष्ट्रीय आय की स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके अंतर्गत नंबर एक ये है कि किसी भी कंट्री के आर्थिक विकास, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यदि हमें उसको देखना है, उसकी गति कितनी है, स्पीड कितनी है, तब हम राष्ट्रीय आय का जो होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम स्टडी करते हैं उसको। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जानना हो किसी कंट्री को, और दूसरा दो कंट्री के बीच यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन यदि करना है हमको, तब हम लोग राष्ट्रीय आय की स्टडी करते हैं। और तीसरा, यानी कि इस राष्ट्रीय आय के माध्यम से क्षेत्रीय विकास की समीक्षा की जा सकती है, क्षेत्रीय विकास की समीक्षा की जाती है। एक पर्टिकुलर हिस्से में और डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है उसकी हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया में या कौन सा एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन सा एरिया कम डेवलप्ड है। ये जानकारी भी हमें और राष्ट्रीय आय से मिल सकती है, राष्ट्रीय आय से मिल सकती है। और तीसरा, किसी भी आर्थिक नीति का यदि निर्धारण हमें करना है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी है, तब राष्ट्रीय आय, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी है हमें, तो वो पॉलिसीज बनाने के लिए राष्ट्रीय आय का जो विश्लेषण है उसको हम लोग बेस मानते हैं। राष्ट्रीय आय का विश्लेषण जो है उसको हम लोग बेस मान करके और किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम बना सकते हैं। तो ये कुछ एक कारण है जिसको लेकर के हम इसकी स्टडी करते हैं। नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम।
कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं इसके? तो कंपोनेंट्स की बात करें तो अपन इसमें जैसे मोटे रूप से एक तो जीएनपी है, जीएनपी, जीएनआई और जीएनई, ये कंपोनेंट्स हैं, जीएनपी, जीएनआई और जीएनई। तो पहला कंपोनेंट से लेते हैं हम जीएनपी। जीएनपी क्या है? जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? ये एक देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं का मूल्य है। और ये जीएनपी जो है वो वस्तु प्रवाह को दिखाती है। जीएनपी जो है वो वस्तु प्रवाह को दिखाती है। और इस जीएनपी के अंतर्गत केवल बाजार के लिए की गई आर्थिक क्रियाएं हम लोग शामिल करेंगे। जो चीज प्रोड्यूस होकर के और मार्केट के अंदर आ रही है, मार्केट में जिसका लेन देन हो रहा है, यानी कि आर्थिक क्रियाओं को केवल हम लोग शामिल करेंगे जीएनपी के अंतर्गत। और जीएनपी के अंतर्गत ये देखिए आप, पेंशन, सार्वजनिक ऋणों का भुगतान, पेंशन और पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋणों का भुगतान, इन सब चीजों को हमने जोड़ते हैं। पेंशन की राशि जो है, सार्वजनिक ऋणों का भुगतान है, इनको हमने जोड़ते हैं। कारण कि जीएनपी में केवल चालू वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को ही शामिल करते हैं, जबकि पेंशन जो है वो आज की वर्तमान में की गई सेवा का भुगतान नहीं है, बल्कि भूतकाल में की गई सेवा का और उसकी एवज में वो पेमेंट है। तो और जीएनपी में हम क्यों, जीएनपी में साल क्या करते हैं? जीएनपी में हम चालू वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को जोड़ते हैं, इसलिए। तो ये जीएनपी। दूसरा जीएनआई। जीएनआई, जीएनआई का मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम। तो ग्रॉस नेशनल इनकम ये क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम अर्थात इसको हिंदी में कहेंगे अपन सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो देखिए, जीएनपी के उत्पादन से, जब जीएनपी का प्रोडक्शन करते होता है और उसके उत्पादन से प्राप्त समस्त आमदनियों, जीएनपी यानी कि प्रोडक्शन के, जब प्रोडक्शन करते हैं तो हमें पता है कि रिसोर्सेज होते हैं कुछ, जैसे कि लेबर है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, ये सब मिलकर के प्रोडक्शन करते हैं। और इनको बदले में क्या मिलता है, उनकी आमदनी क्या हो रही है, उनकी इनकम कितनी हो रही है और किस किस रूप में हो रही है, जैसे कि मजदूरी के रूप में इनकम कितनी है, ब्याज के रूप में इनकम कितनी है, लगान के रूप में क्या है और मुनाफा के रूप में क्या मिलता है, उन सब का योग कर दीजिए तो वो क्या आ जाएगा? वो जीएनआई आ जाएगा। जीएनआई अर्थात इसको हम उत्पादन के साधनों की आय कह सकते हैं। ये उत्पादन के साधनों की जस्ट आय है, ऐसे मानिए इसको जीएनआई। एक है जीएनई। जीएनई, जीएनई इसको बोलेंगे हम ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, इसके अंतर ये क्या है? सकल राष्ट्रीय व्यय है ये। और इसके अंतर्गत हम व्यय पक्ष की ओर से चलते हैं, यानी कि व्यय क्या हो रहा है, तथा वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाला जो अंतिम रूप से व्यय है उसको हम लोग देखते हैं कि फाइनली कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। और इस एक्सपेंडिचर को हम लोग यूं लिख सकते हैं कि C + I + G + X - M, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। C + I + G + X - M। C का मतलब कंजप्शन पे किया जाने वाले वे, I का मतलब इन्वेस्टमेंट पे किया जाने वाला वे, और G का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और X - M ये जो है, X का मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट और M का मतलब इम्पोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट में से जब माइनस करेंगे तो ये आ क्या है? ये आएगा शुद्ध निर्यात। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये एक्सपेंडिचर में लेते हैं हम लोग।
कंजप्शन पर किया गया व्यय, इन्वेस्टमेंट पर किया गया व्यय और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये है मिलाकर इसको हम लोग कहेंगे GNE, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। नाउ वी कम टू द पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कौन कौन सी कंसेप्ट हैं? कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो कौन कौन सी कंसेप्ट इसमें हो सकती हैं राष्ट्रीय आय के अंतर्गत? तो पहली कंसेप्ट जो है उसकी हम लोग बात करें, पहली कंसेप्ट है GNP, जिसकी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। और GNP किस पे? GNP एट मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार भावों पर GNP निकालनी है हमें। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार भावों पर GNP निकालनी है। तो उसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं? उसको हम निकालेंगे GDP, सॉरी GNP एट मार्केट प्राइस, GDP एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA, प्लस NFIA। यानी कि मार्केट प्राइस के ऊपर GDP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, और उसमें प्लस कर दें NFIA, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रोड, देन वी विल गेट GNP एट मार्केट प्राइस। और GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, FC। तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन आय पर GNP क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, GNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, प्लस सब्सिडीज, ये हम लोग करेंगे। यदि हमें GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो GNP एट मार्केट प्राइस दिया हुआ अगर है तो उसमें से माइनस करेंगे IT, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। हम जानते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट एंड अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कौन से हैं? प्रत्यक्ष कर का मतलब ये है कि ऐसा कर जो जिस पर लगाया जाता है उसे वही वहन करे। जैसे कोई भी टैक्स मुझ पर लगाया गया है और अल्टीमेटली आई विल हैव टू बियर दैट मीन्स दैट इज डायरेक्ट टैक्स, वो प्रत्यक्ष कर है, जैसे कि आयकर है। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? लगाया किसी पर जाता है और वहन दूसरा करता है। तो उस प्रकार के होते हैं ये IT, अप्रत्यक्ष कर, तो वो माइनस करेंगे इसमें से, और प्लस सब्सिडी, अनुदान की राशि इसमें जोड़ दें। तो इस प्रकार से हम लोग प्राप्त करते हैं GNP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। तीसरी है NNP एट मार्केट प्राइस, NNP एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार भावों पर क्या है। तो NNP एट मार्केट प्राइस निकालनी है, NNP एट मार्केट प्राइस निकालनी है, तब हम लोग क्या करेंगे, GNP एट मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे डिप्रेशिएशन, यानी कि मूल्य ह्रास माइनस कर देंगे। यानी कि मशीनों में जो गिरावट आई है और कितनी वैल्यू की उसमें गिरावट आई है उसमें माइनस कर दें, किस में से? बाजार भावों पर GNP में से, बाजार भावों पर GNP में से, और वो हम लोग माइनस कर दें। देन वी विल गेट NNP एट मार्केट प्राइस। ओके, अब NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, और यही वास्तव में राष्ट्रीय आय होती है। इसी को क्या बोलते हैं अपन? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। NNP एट फैक्टर कॉस्ट, या इसको यूँ कह सकते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट बराबर राष्ट्रीय आय। ये दोनों ये एक ही बात है, या NNP एट फैक्टर कॉस्ट कहें या राष्ट्रीय आय कहें, दोनों एक ही बात है।
ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ये निकालने के लिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस करेंगे सब्सिडी, प्लस करेंगे सब्सिडी। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस अगर हमको दे रखा है और नाउ वी विल हैव टू फाइंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, देन वी हैव टू पुट दिस थिंग, एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे आईटी प्लस सब्सिडी, तो वो आ जाएगा हमारा राष्ट्रीय आय या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरा है जीडीपी, जीडीपी, जीडीपी। तो जीडीपी क्या है? तो देखिए जीडीपी किसे कहेंगे कि किसी भी कंट्री में उत्पादन साधनों के द्वारा, जो साधन उत्पादन में काम में लाते हैं उनके द्वारा वर्ष विशेष में देश की भौतिक सीमाओं के अंदर, यानी कि एक कंट्री की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के अंतर्गत और देश के ही संसाधनों के द्वारा और देश के ही सीमाओं के भीतर उत्पादित अथवा अर्जित आय के समस्त योग को जीडीपी हम लोग कहेंगे। यानी कि जीडीपी, जीडीपी बराबर होगा जीएनपी माइनस एक्स माइनस एम। जीएनपी अगर दे रखा है उसमें से माइनस कर दीजिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को, तो वो हो जाएगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सिंपल सा है, किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत और उसी देश के जो संसाधन हैं वो मिलकर के क्या उत्पादन कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो है जीडीपी। नाउ एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार भावों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे निकालेंगे? तो बाजार भावों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालने के लिए यदि हमको जीडीपी दिया हुआ है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, उसमें से माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन, यानी कि मूल्य ह्रास जो है वो उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी मैंने आपको बताया पहले, लेकिन यदि जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें निकालना है तो भी हम निकाल सकते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है हमें तो भी हम निकाल सकते हैं। और ये कैसे निकालेंगे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, उसमें से प्लस कर दें आप डिप्रिसिएशन, वो आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। नाउ अब एक चीज और है, प्राइवेट इनकम, उसको हम बोलेंगे निजी आय, प्राइवेट इनकम, इसको बोलते हैं हम निजी आय, निजी आय। तो ये निजी आय क्या है? इस निजी आय को निकालने के लिए राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहे, एक ही बात है, राष्ट्रीय आय प्लस इसमें करें टीपी। टीपी का मतलब होता है ट्रांसफर पेमेंट, हस्तांतरण भुगतान। और हस्तांतरण भुगतान क्या है? ट्रांसफर पेमेंट क्या है? यानी कि जिसके बदले में, ऐसा भुगतान जिसके बदले में कोई आर्थिक क्रिया नहीं की जाती हो, जैसे कि छात्रवृत्ति है, बेरोजगारी भत्ता है, इस प्रकार के जो ऐड है उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर पेमेंट। वो उसमें प्लस करेंगे हम लोग, और इसमें प्लस और करेंगे इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक डेब्ट, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक डेब्ट, इसको बोलते हैं सार्वजनिक ऋणों का भुगतान, सार्वजनिक ऋणों का भुगतान इसमें प्लस करेंगे। और माइनस इसमें करेंगे एसएससी, इसको बोलेंगे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी
सामाजिक सुरक्षा अंशदान इसको बोलते हैं हम लोग, सामाजिक सुरक्षा अंशदान, यानी कि सिक्योरिटी के लिए जो अंशदान कटौती होता है उसको बोलेंगे एसएससी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। एक इसमें माइनस करेंगे सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ, सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ, ये भी हम लोग माइनस करते हैं। और इस प्रकार से ये हमें मिलता है निजी आय, निजी आय, निजी आय। यानी निजी आय निकालने के लिए यदि हमें राष्ट्रीय आय दे रखा है, एनआई दे रखा है, तो एनआई में प्लस करेंगे ट्रांसफर पेमेंट, में प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक डेट, में माइनस करेंगे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, में माइनस करेंगे सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ। इस प्रकार से हमें मिलेगी प्राइवेट इनकम। एक होती है व्यक्तिक आय, व्यक्तिक आय इसको बोलेंगे पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम। ये कैसे निकालते हैं पर्सनल इनकम? पर्सनल इनकम निकालने के लिए राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम प्लस टीपी यानी ट्रांसफर पेमेंट, हस्तांतरण भुगतान, प्लस इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक डेब्ट, सार्वजनिक ऋणों का भुगतान, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, सॉरी सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज। सार्वजनिक ऋण कौन से होते हैं? जब गवर्नमेंट पब्लिक से उधार लेती है और उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो है सार्वजनिक ऋणों का ब्याज, माइनस निगमों का अवितरित कर, माइनस निगमों का अवितरित लाभ, सॉरी यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉरपोरेट्स। ऐसा जो लाभ है कंपनियों का जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, वो भी हम लोग इसमें से माइनस करते हैं। निगमों का अवितरित लाभ, अवितरित लाभ। और एक चीज और इसमें माइनस करेंगे हम, माइनस निगमों के लाभ पर कर, निगमों के लाभ पर कर, यह हम माइनस करेंगे। और माइनस करेंगे फाइनली हम एसएससी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सामाजिक सुरक्षा अंशदान। इस प्रकार से हम लोग प्राप्त करते हैं व्यक्तिक आय, पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम। ये निकालने के बाद एक चीज और हम लोग बात करेंगे, पीडीआई, पीडीआई, पीडीआई इसका मायने होता है पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। व्यक्ति खर्च योग्य आय क्या है? खर्च योग्य आय। तो व्यक्ति खर्च योग्य आय निकालने के लिए, व्यक्ति खर्च योग्य आय निकालने के लिए पर्सनल इनकम में से, व्यक्तिक आय में से माइनस करेंगे गवर्नमेंट फी, जो फी लगती है, पेनल्टीज, पेनाल्टीज और माइनस डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। ये माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगी पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्ति खर्चों की आय। यानी कि व्यक्तिक आय में से हम लोग माइनस कर दें गवर्नमेंट फी, फी, पेनाल्टीज और डायरेक्ट टैक्सेस, ये हम लोग माइनस करेंगे किसमें से? व्यक्तिक आय में से। और तब हम लोग प्राप्त करेंगे पीडीआई, पीडीआई। तो ये है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। लास्ट एक और है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इजी है। यदि हमें किसी कंट्री की राष्ट्रीय आय दे रखी है, नेशनल इनकम, तो उसको हम डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री।
ऑफ ए कंट्री। तो इस प्रकार से क्या मिलेगी, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं राष्ट्रीय आय के। थैंक यू।